हम्म। ओके, जान दो। आज आज करते से बैकग्राउंड ब्लैक रहता तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है। ओके, आज स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। सिलेबस में ये है, जेईमेंस में, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अच्छा, बाइनोमियल का मतलब क्या, पहले थोड़ा सा वो समझते ताकि आपको ये लगे, मतलब समझ आएगा कि एक्चुअल में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। बाइनोमियल दो वर्ड से बना हुआ है। बाई मीन्स टू, नॉमियल मीन्स टर्म। टू टर्म्स इसका थ्योरम है। थ्योरम में क्या है, मेनली एक्सपेंशन, यानी कि दो टर्म की अगर कुछ पावर है, पॉजिटिव, फ्रैक्शन या नेगेटिव, उसके रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, देखो लास्ट ईयर ये डिलीटेड पोर्शन में था कोविड की वजह से। थोड़ा सा अगर टेक्स्ट बुक का हो जाता ना पार्ट, तो आपको समझ आता कि जेईई मेंस में क्या क्या सीखने वाला है। जनरल टर्म्स एंड मिडल टर्म्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, ये सिलेबस है अपना। मेंस में इक्वेशन फिक्स आने वाला है, जेईई एडवांस में इक्वेशन आने वाला है। जेईई एडवांस में कभी कभी नहीं आते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा। मतलब कैसे कि बाइनोमियल थ्योरम का दूसरी जगह भी यूज है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वहां पे भी आता है। तो अगर ऐसे डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम का नहीं आता, तो दूसरे चैप्टर से, दूसरे कॉन्सेप्ट से मिक्स होके आता है, और एक क्वेश्चन की जगह दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मेंस में नहीं, एडवांस में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ टेक्स्ट बुक का पार्ट करेंगे, टेक्स्ट बुक रिवीजन, पूरा टेक्स्ट बुक रिवीजन करेंगे और एक ही दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग का हुआ नहीं है, इसलिए टेक्स्ट बुक का वापस करना पड़ रहा है। वापस मतलब कि करना पड़ रहा फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक का हो जाएगा तो इजी हो जाएगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। ओके, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जल्दी जल्दी करेंगे, पूरा स्क्रीनशॉट निकाल के इधर ही रखा। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम क्या है। बाय बाय मतलब टू, नॉमिनल मीन्स टर्म्स। जैसे ए प्लस बी, दो टर्म है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो टर्म है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें तीन टर्म है। टर्म मतलब जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं और ब्रैकेट नहीं होता। अगर ब्रैकेट होता तो वो एक ही टर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी, तो ये सिर्फ दो टर्म है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करने के बाद फोर बनती है, लेकिन अभी ये दो ही टर्म है। मतलब जो प्लस माइनस से सेपरेट होती है ना, उनको बोलते हैं टर्म्स। जैसे ए प्लस बी है, इसमें दो टर्म है, ए प्लस बी दो टर्म, ए प्लस बी, ये सब दो दो टर्म है। और इनकी पावर अगर मैं एक बार जीरो लूँ, वन लूँ, टू लूँ, थ्री फोर ऐसे लेते जाएंगे, तो ये क्या बनेगा। देखो, ए प्लस बी होल रेज टू जीरो है तो वो वन बन रहा है, ए प्लस बी होल रेज टू वन है तो ए प्लस बी बन रहा है, सिंपल। ठीक है, वन वन साथ में रखा है क्योंकि एक सीक्वेंस बनने वाला इधर प्रॉपर। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जिनके कॉफिशिएंट में कुछ भी नहीं है उनको वन वन सो किया। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ तक तो हमें पहले से ही पता है। और कैसे पता चल सकता है हमें, अगर किसी को नहीं पता डायरेक्टली एक्सपेंशन, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करके देखो यही मिलेगा। ये होने के बाद, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर आने के बाद, अगर हम ए प्लस बी से वापस से मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस बी होल क्यूब बनता है। इसी तरह से ए प्लस बी होल रेज टू फोर, होल रेज टू फाइव, होल रेज टू सिक्स, ऐसे बनता जाता है। अच्छा, हम एक बात नोटिस कर सकते हैं यहाँ से,
कि अगर पावर 0 है तो एक्सपेंशन में सिर्फ एक टर्म होगा, अगर पावर 1 है तो एक्सपेंशन में 2 टर्म है, अगर पावर 2 है तो एक्सपेंशन में 3 टर्म, 3 टर्म्स, एक्सपेंस अगर पावर 3 है तो एक्सपेंशन में 4 टर्म्स, यानी कि एक ज्यादा है, एक्सपेंशन में एक टर्म ज्यादा आ रही है। मतलब कि अगर a प्लस बी होल रेज टू n होगा तो इसमें टोटल n प्लस 1 टर्म्स होगी। ठीक है, ये समझ आया हमें। अच्छा, कोफिशिएंट के बारे में पहले बात करते, फिर आगे टर्म्स के बारे में, मिडिल टर्म्स के बारे में, वो सब बात करें। कोफिशिएंट्स ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आर अरेंज्ड बाय पास्कल ट्रायंगल इज फॉलोज इन आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एनसीआर। अच्छा, एनसीआर के बारे में पहले से आपको पता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट होगा ना, a प्लस बी होल रेज टू 0 से लेके a प्लस बी होल रेज टू n तक, इस तरह से जो बनते जाएंगे, आप देख रहे हो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। मतलब जैसे जैसे पावर एक इंक्रीज कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे पावर इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक एक टर्म यहाँ पे एक एक टर्म नहीं, हाँ एक एक टर्म इंक्रीज हो रहा है। जैसे फर्स्ट एक टर्म इसमें, इसमें 2 है, इसमें 3 4 5 6, एक एक टर्म इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से एक ये ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल में जो ए एंड बी को छोड़ के जो कुछ भी कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ से ए को रिमूव करो, बी से बी को रिमूव करो, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, इनको रिमूव करो, अगर ऐसा रिमूव करें हम, तो जो कुछ भी बचेगा ना वो इस तरह का बचेगा। इसको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। और ये बनता कैसे, मतलब थोड़ा ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं हम कि स्टार्टिंग में 1 है और फिर इधर 1 1 है, यहां तक ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद इन दोनों 1 के बीच में ये जो 2 आया ना, एक्चुअल में वो इन दोनों का सम है। ठीक है, फिर अगेन 1 से स्टार्ट करना। देखो कैसे, एक मिनट, अगर इंडेक्स 0 है, यानी कि पावर अगर 0 है, तो 1 से स्टार्ट होगा, देन 1 1। ठीक है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, 1 प्लस 1 कितना 2, इन दोनों का जो सम आएगा ना वो इधर लिखना है 2, और इनके लेफ्ट हैंड साइड में इधर 1 और राइट हैंड साइड में इधर 1। फिर अगेन इन दोनों का जो सम होगा ना कितना है 3, इन दोनों का सम कितना है 3, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 और इधर 1। फिर अगेन इनका सम कितना 4, इनका सम कितना 6, इनका सम कितना 4, फिर अगेन यहाँ पे 1 एंड 1। अब देख रहे हो ऐसा ही कुछ बन रहा है इधर, 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, और ये ऐसे चलता जाएगा। अभी 1 एंड 4 का सम कितना 5, फिर 4 एंड 6 का कितना 10, फिर 6 4 10, फिर 4 1 5, इन लास्ट में और फर्स्ट में 1 1 करना। जैसे ये बन रहा 5, इधर बनेगा 10, इधर बनेगा 10, इधर बनेगा 5, और फिर लास्ट में 1 एंड 1 करना। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ से कि a प्लस बी होल रेज टू 5 में कोफिशिएंट क्या क्या आएंगे, ऐसे ही a प्लस बी होल रेज टू 10 में कोफिशिएंट क्या आएंगे। और जो ये कोफिशिएंट है इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये 1 है ना फर्स्ट, इसको लिख सकते हैं 0 से 0, ये 1 है उसको लिख सकते हैं 1 से 0, और इसको लिख सकते हैं 1 से 1। एक्चुअल में जब ये 1 है तो इसको 0 से 0 लिखा, इसको 1 से 0 और इसको 1 से 1 क्यों लिख रहे हैं, ये आगे एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है इसलिए। और सीक्वेंस किस तरह का, इंडेक्स के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे इंडेक्स 0 है इसलिए ये 0 आया, और स्टार्ट हमें 0 से करना, मतलब इंडेक्स ऊपर रहेगा सी के ऊपर एन की जगह, जैसे एनसीआर करते तो एन इज इंडेक्स, और आर कौन सी टर्म में जा रहा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो ये 0 उसके लिए, यहाँ पे ये 1 क्यों, ओके ओके, मतलब फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे हम एक्चुअली टी आर प्लस 1 के लिए यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, एक जनरल टर्म देखेंगे बाद में, यहाँ पे आर आएगा कि आप कौन से टर्म में जा रहे हो। जैसे फर्स्ट टर्म लिया तो 0 लेना, सेकंड टर्म लिया तो 1 लेना, थर्ड टर्म लिया तो 2 लेना। जैसे फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म के लिए 1, थर्ड टर्म के लिए 2, और ये ऊपर वाला 2 क्यों आया, इंडेक्स। ओके, कहने का मतलब ये जो पास्कल ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इसको हम एनसीआर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एनसीआर का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे। भाई ऐसा इसलिए बना रहे हैं हम, ये सब क्यों सीख रहे हैं, क्यों बना रहे हैं ऐसा, क्योंकि ठीक है a प्लस बी होल रेज टू 4 तक तो आपको याद भी रह सकता है, a प्लस बी होल रेज टू 10 तक आप थोड़ा सा 15-20 मिनट आधा घंटा टाइम लेके आप बता सकते हो कि कौन कौन से जो, क्योंकि पावर 10 है इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 बनेगी, तो 11 कोफिशिएंट कौन कौन से होंगे आप बता सकते हो 15-20 मिनट का टाइम लेके।
लेकिन अगर मुझे ये जाना हो कि a प्लस बी होल रेज टू 637 ये कितना हो, फिर कैसे करेंगे? और a प्लस बी होल रेज टू 637 का भी 200th टर्म, ये कैसे करेंगे? उसके लिए हम ये जानना चाह रहे हैं, एक ऐसा सीक्वेंस बना रहे हैं कि जो पास्कल ट्राइंगल में ये सारे कोएफिशिएंट बने ना, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी यहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस है। जैसे ये 4C0 लिखा हुआ, तो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये a प्लस बी होल रेज टू 4 की बात हो रही है, और ये फर्स्ट टर्म है, क्योंकि 0 है मतलब फर्स्ट है, 1 है मतलब सेकेंड है, 2 है मतलब थर्ड टर्म है, 3 है मतलब फोर्थ टर्म है, 4 है मतलब फिफ्थ टर्म है। यानी कि a प्लस बी होल रेज टू 4 का ये फिफ्थ टर्म है। आप देख सकते हो ये फिफ्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये रहा थर्ड टर्म, आ रहा है ना कोएफिशिएंट 6, और 4C2 को सोल्व करते तो भी 6 आता है। ठीक है, इतना समझ आया आपको? अभी जनरल टर्म देखेंगे, जनरल फॉर्म। तो ये थ्योरम क्या बना? जैसे अगर मैं a प्लस बी होल रेज टू 4 को ऑब्जर्व करूं, यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 4 है इसलिए 4C0 से स्टार्ट करेंगे, इधर बन रहा है a रेज टू 4 प्लस, इसको लिख सकते, इसको लिखेंगे 4C1, मतलब c के टर्म में ही कोफिशिएंट लिखने वाले हैं हम अभी। ये तो ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करके देखा, ऐसा बना, फिर पता चला कि ये किस तरह का सीक्वेंस बन रहा प्रॉपर, जिसमें ऊपर वाले दोनों साइड के नंबर को ऐड करते हैं ना, तो नीचे वाला बनता है इस तरह से। और इसको अगर हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे, सी के फॉर्म में लिखे, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां से जब इस तरह से लिखेंगे तो एक प्रॉपर सीक्वेंस बना। अच्छा, आप एक बात और नोटिस करोगे, ठीक है कोएफिशिएंट में तो सीक्वेंस बन गया, लेकिन जो ए एंड बी है ना, हर एक टर्म में ए एंड बी की पावर का सम सेम है, और सेम कितना है, इंडेक्स के इक्वल है। मतलब जैसे यहाँ पे इंडेक्स है 3, तो यहाँ पे पावर, इंडेक्स मतलब पावर, पावर है इधर 3, तो ए पावर 3 है, इधर ए पावर 2, बी पावर 1, तो दोनों का सम कितना 3, ए पावर 1 बी स्क्वायर, तो इधर पावर पावर का सम 3, इधर भी पावर का सम 3। यानी कि हर एक टर्म में दोनों, हर एक टर्म में मतलब एक्सपेंशन के हर एक टर्म में ए एंड बी की पावर का सम सेम रहने वाला है, और वो उनकी होल पावर के इक्वल होगा, जिसको हम इंडेक्स बोलने वाले। ठीक है, तो यहां से इस तरह का एक जनरल फॉर्म हम बना सकते हैं, जैसा नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है। क्या है टर्म कि ठीक है, जो इसका पावर है ना, होल पावर, वहां से स्टार्ट करना है, NC0, NC1, NC2, NC3, और लास्ट में NCN आएगा। ठीक है, लास्ट में NCN आने वाला है। कोफिशिएंट तो समझ में आया आपको, पास्कल ट्राइंगल से ऐसा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, a⁴n, फिर a⁴n-1। अच्छा, ये हम पीछे की स्लाइड से समझ सकते हैं। जैसे आप यहां से देखोगे a⁴ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब b का टर्म है ही नहीं, किसी में भी नहीं है, फर्स्ट एक्सपेंशन के फर्स्ट टर्म में b है ही नहीं, राइट ना। ए की मैक्सिमम पावर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी 4, और फिर एक एक रिड्यूस हो रही है, a पावर 4, a पावर 3, a पावर 2, a पावर 1, और इधर a पावर 0। a पावर 0 मतलब a है ही नहीं, यानी कि फर्स्ट टर्म में b नहीं है और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में b नहीं है और लास्ट टर्म में a नहीं है, और फिर एक एक पावर डिक्रीज हो रही है a की पावर डिक्रीज हो रही है, b की पावर इंक्रीज हो रही है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे b पावर 0 लिख सकता हूँ, कुछ भी नहीं मतलब b पावर 0, फिर b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3 और b पावर 4, ऐसा बनता है। ओके, समझ गए होंगे, अभी इतना तो क्या एक्सप्लेन करूं। यानी कि जो जनरल फॉर्म होगा ना, वो इस तरह का होगा कि जो फर्स्ट वाली टर्म है बाइनोमियल में, जिसका एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं हम लोग, वो a⁴n से स्टार्ट होगा। व्हाट इज n इज होल पावर, उससे स्टार्ट होगा, एक एक पावर डिक्रीज होगी, a⁴n, a⁴n-1, a⁴n-2, a⁴n-3, और लास्ट में a⁴0 हो जाएगा। और जो सेकेंड टर्म है जिसका हमें एक्सपेंशन करना है, जो सेकेंड टर्म वो बीरेस्ट, मतलब वो उसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि वो रहेगा नहीं, और एक एक इंक्रीज होगी। ओके, यानी कि फर्स्ट टर्म जो रहेगा ना, उसकी पावर डिक्रीज होगी, और सेकेंड टर्म की एक एक पावर इंक्रीज होगी, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेगी वो n+1 बनेगी। क्यों n+1 बनेगी? जैसे यहाँ पे NC1 से स्टार्ट हो रहा है, NC2, तो ये फर्स्ट, अगर इसको मैं एक टर्म कंसिडर करूँ तो ये सेकंड वाली होगी, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, n तक n टर्म हो जाएगी, और NC0 वाली n+1 टर्म्स हो गई, n+1 टर्म्स टोटल। अच्छा, ये तो आपको समझ आ ही गया, NC0 NC1 क्या, ये कोएफिशिएंट है, पास्कल ट्रायंगल से आते हैं।
तो अब तक जो हमने सीखा ना उसमें आपको क्या पता करना, आपको क्या याद रखना, ए प्लस बी होल रेज टू एन का एक्सपेंशन होता है एन सी जीरो ए रेज टू एन प्लस एन सी वन ए रेज टू एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए रेज टू एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में एन सी एन ए रेज टू जीरो बी रेज टू एन ये बनता है। बट इसमें ध्यान रखना है कि ए एंड बी रियल नंबर होने चाहिए और जो एन है वो नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। यानी कि जैसे अभी हमने यहाँ पे भी देखा ना, ये यहाँ पे भी तो देखा ए प्लस बी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो को नहीं भी कंसिडर करें, जीरो यहाँ पे इसलिए लिया था ताकि पास्कल ट्राइंगल का इस तरह का कॉन्सेप्ट बना सके। एक्चुअल में ये यहाँ से स्टार्ट होता है ए प्लस बी होल रेज टू वन, ए प्लस बी होल रेज टू टू, ए प्लस बी होल रेज टू थ्री। अब सोचो ए प्लस बी होल रेज टू वन बाई टू होगा तो क्या इस तरह का कोई सीक्वेंस बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर पावर थ्री बाई टू होगा तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। मतलब ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अपने सिलेबस में सिर्फ यही है, अगर आप यहाँ पे देखो तो सिलेबस में सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के बारे में, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स मतलब 0 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें पास्कल ट्राइंगल भी आ रहा है, लेकिन हम नेचुरल नंबर से लेंगे बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज 1, सो इसको नेचुरल नंबर के लिए ही बनाया है सिर्फ। ओके, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको सीख रहे हैं ना, तो एनसीआर में एन नेचुरल नंबर होता है, आर भी नेचुरल नंबर होता है, इसलिए यहाँ से एन से स्टार्ट किया। समझ रहे हो? एनसीआर में जो एन है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और आर से ग्रेटर होना चाहिए, सो ये इसलिए यहाँ पे नेचुरल नंबर से लिए। लेकिन हम यहाँ पे फ्रैक्शन और नेगेटिव के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि कहीं दूसरी जगह उनका यूज होता है, मतलब छोटा सा यूज है, तो एक ही स्लाइड में खत्म करेंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के बारे में बहुत डिटेल में सीखने वाले और पूरे चैप्टर में इसी के बारे में सीखने वाले। नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स एंड फ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ रिमार्क्स है जो हमें पता होना चाहिए। द एक्सपेंशन ऑफ e प्लस बी होल रेज टू n कंटेन्स n प्लस वन टर्म। अच्छा, ये सारे रिमार्क्स वही है जो अभी तक हमने डिस्कस किया ना, उसी से निकाले हैं और आपको पता है। एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी होल रेज टू n कंटेन्स n प्लस वन टर्म्स, यस, ये देखा ना हमने, यहां से भी देख सकते हो आप, और इससे पहले जो स्लाइड थी वहां पे भी आपने देखा है स्टार्टिंग की 5 टर्म्स में ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज ए रेज टू एन एंड लास्ट टर्म इज बी रेज टू एन। यस, फर्स्ट टर्म क्या होगी, देखो एनसी जीरो वन होता है, एनसी एन बी वन होता है, अब बी रेज टू जीरो वन होता है, ए रेज टू जीरो वन होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए रेज टू एन, और लास्ट टर्म बी रेज टू एन, सिंपल। अब एनसी जीरो इसलिए लिखा है ताकि हमें याद रखने में इजी रहेगा। अच्छा, आप लोग क्या कर सकते हो, अभी सेशन कंप्लीट होने के बाद ये वाला जो थ्योरम है जो लिखा हुआ है, इसको आपको 10 बार लिखना है, ऑनेस्टली 10 टाइम्स, तो ऐसे याद रहेगा, बोलने में आएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते रहोगे। यस सोम, यस यस। और देखो इसका प्रूफ ना मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कर सकते हैं, और एक्चुअल जो प्रूफ है ना, जो न्यूटन के दिमाग से अगर सोचे, न्यूटन ने जो फ्रैक्शन और नेगेटिव इंडेक्स के लिए एक्सपेंशन है ना, वो न्यूटन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। स्टार्टिंग में कई सालों तक, मतलब कई डेकेड्स तक यही थ्योरम चल रहा था, और किसी को ये नहीं पता था कि नेगेटिव इंडेक्स के लिए, फ्रैक्शन इंडेक्स के लिए भी ऐसा पॉसिबल होता है, ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन न्यूटन ने फिर बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है, न्यूटन ने दिया था नेगेटिव एंड फ्रैक्शन का। तो प्रूफ किसी का भी नहीं देखेंगे, इसका भी नहीं देखेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं प्रूफ की, अगर भरोसा है मेरे पे तो मान लो ऐसा होता है। अच्छा, थर्ड क्या है, इन ईच टर्म द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज एन। यस, इस बारे में बात कर चुके हैं, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ईच, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज एन। यस। फोर्थ क्या, इन सक्सेसिव टर्म्स the index of decreases by 1 and index of a decreases by 1 and index of b decreases by 1। yes, इस बारे में बात हो चुकी है अपनी। coefficients of term in binomial expansion equidistance from both the ends are equal means coefficient are symmetric। yes, ये important point है। ये पहले पास्कल ट्राइंगल में देखते हैं। जैसे 1 + 4 कितना होगा 5, 4 + 6 कितना 10, 6 + 4 कितना 10, 4 + 1 कितना 5, और इधर 1 1 करेंगे। एक और रो बना देता हूँ, 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20,
10 + 5 15, 5 + 1 6, लास्ट में 1 1। मतलब जो फिफ्थ पॉइंट था ना अपना वो ये था कि स्टार्टिंग से और लास्ट से जो आर्थ टर्म होगी, यानी कि स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, लास्ट से सेकंड टर्म, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म, लास्ट से फोर्थ टर्म, इनके जो कोफिशिएंट होंगे ना वो सेम रहेंगे। जैसे सबसे लास्ट वाली रो में सेकंड टर्म, लास्ट से सेकंड टर्म सेम है दोनों। सेकंड लास्ट में स्टार्टिंग से थर्ड, सेकंड लास्ट से थर्ड सेम। 4 4 सेम। 2 मतलब स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से भी सेकंड, 2 सेम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है ना कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, वो इस तरह का बन रहा है, NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCN तक, राइट ना। NC0, NC1, NC2, NC3। अच्छा n लेने से बेटर है मैं 4 ले लेता हूँ या 5 ले लेता हूँ, कुछ ऐसा लेते ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे ले लेते 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। अच्छा, आपको कॉम्बिनेशन से ये चीज पता होगी, NCR इज इक्वल टू एक्चुअली NCN-R। और ऐसा क्यों होता है इसके एक्सपेंशन से आप देख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन उससे NCR इक्वल टू NCN-R ऐसा होता है। तो 4C0 तो एज इट इज। अभी 4C4 को क्या लिख सकता हूँ, 4C4-4, इसको लिख सकते हैं 4C4-3। ये 4C1, ये भी 4C1, और इधर 4C2 एज इट इज, यानी कि लास्ट से और फर्स्ट से जो आर्थ टर्म होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। a plus b whole raised to n is equal to NC0 a raised to n minus NC1 a raised to n minus 1 b raised to n। अच्छा, ये तो a plus b के लिए देखा था, अगर a minus b होगा तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में b की जगह माइनस b पुट करना। भाई हमने क्या किया, इधर लेफ्ट हैंड साइड में b की जगह माइनस b पुट किया, तो ये बना a minus b whole raised to n। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, NC0 a raised to n b raised to 0। माइनस माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे b की ऑड पावर है, जहां जहां पे b की ऑड पावर होगी वहां वहां पे आगे साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, अभी हमें ये पता चला है कि अल्टरनेट बी इंक्रीज होता रहेगा, मतलब हर एक टर्म में जो सक्सेसिव टर्म होगी उसमें भी इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर यहाँ पे पावर 1 है तो नेक्स्ट पावर 2 होगी, मतलब यहाँ पे अगर ओड पावर है तो नेक्स्ट में इवन पावर होगी, फिर ओड आएगी, फिर इवन, फिर ओड, ऐसे चलता रहेगा, राइट ना। तो जो साइन माइनस साइन है वो भी अल्टरनेट चेंज होता रहेगा, स्टार्टिंग प्लस से होगा, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। ठीक है, और वो एन पे डिपेंड करता है कि लास्ट टर्म में प्लस आएगा या माइनस आएगा। समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक समझ के मत इसको लेना, ये सब हम अगर सपोज टेक्स्ट बुक से नहीं करते, किसी सीट से करते या फिर जेई लेवल के वो क्वेश्चंस करते, तो भी ये सब तो कवर करना ही पड़ता है एक बार, ये एटलीस्ट स्टार्टिंग का ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। x² + 3y होल पावर 5। क्या लग रहा है, ये a + b होल रेज़ टू n जैसा बन रहा है ना, मुझे तो दिख रहा है ऐसा बन रहा है, a + b होल रेज़ टू n के फॉर्मूला जैसे दिख रहा है, जहां पे a इक्वल टू x² है एंड b इक्वल टू 3y। अब देखो वो 10 टाइम्स इसीलिए मैंने लिखने को बोला था क्योंकि आपको बहुत फास्ट याद होना चाहिए कि a + b होल रेज़ टू n का एक्सपेंशन क्या होगा। आप एक बार खुद से ट्राई करो, मतलब मन में ही, कि a + b होल रेज़ टू n का एक्सपेंशन आप कितना फास्ट बोल सकते हो या कितना फास्ट लिख सकते हो। ओके, एकदम फ्लो में ना, NC0 a raised to n b raised to 0 plus NC1 a raised to n minus 1 b raised to 1 plus NC2 a raised to n minus 2 b raised to 2 plus NC3 a raised to n minus 3 b raised to 3, इस तरह से, और लास्ट में NCN a raised to 0 b raised to n। फास्ट बोलना, फास्ट सीखना, ताकि लिखने में भी फास्ट रहेगा। तो a की जगह x² b की जगह 3y, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये क्या रहेगा, NC0। अभी देखो NC0 and b raised to 0 लिखने की जरूरत नहीं, जो फर्स्ट टर्म रहेगा ना अपना वो ओके जान दो, वो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद करते हैं वैसा, क्योंकि स्टार्टिंग में मिस्टेक होने के चांस है। ठीक है, लिखते हैं NC0 a raised to, अच्छा n की जगह 5 है,
NC0 A⁵ B⁵0, वो नहीं लिख रहा हूँ, प्लस NC1, बस जब फर्स्ट टर्म लिखा ना, फर्स्ट टर्म लिखा तो अभी क्या करना है, इसका पावर डिक्रीज करते जाना और सेकंड वाले का पावर इंक्रीज करते जाना। तो हमें ये भी लिखना, मुझे मुझे लग रहा है ये भी लिखना बेटर है। अभी क्या करेंगे, इसका पावर डिक्रीज करेंगे, इसका इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे, एक 0 1 0 की जगह 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। 5C1 x² 3y1 प्लस 5C2 x² 3y² प्लस 5C3 x² 3y प्लस 0 1 2 3 प्लस 5C3 x² 3y4 प्लस 5C5 x² गया 3y5, ये एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम टू सेम यही। और अभी हमें पता है ये NC01 है और NCNB1 है, यानी कि 5C0 5C5 1 है और 5C1 ये 5 है। अच्छा देखो, अगर ये चार टर्म आप पहले से ही पता रखोगे ना, तो हर एक क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। मतलब ये आप डायरेक्टली ऐसे पता कर सकते हो, जैसे NC0 एंड NCN ये 1 है, एंड NC1 एंड NCN-1 ये n है। मतलब चार टर्म का तो कैलकुलेशन करना है, डायरेक्टली लिखना। NC1 एंड NCN-1 ये n के इक्वल है, यानी कि जो सेकंड टर्म होगी और सेकंड लास्ट होगी, 5C4 5 के इक्वल होगा, 5C1 5 के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे 13C12 1 के इक्वल होगा, 13C1 सॉरी 13 के इक्वल, 13C1 13 के इक्वल होगा, राइट। जैसे 10C9 ये 10 के इक्वल है, 10C1 10 के इक्वल है, 10C0 1 के इक्वल है, ऐसा। ओके, बस आगे कुछ कैलकुलेट तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि पता है x² है, इधर y⁵, इधर फिर y⁵1 बनेगा, y⁵2 बनेगा, y⁵3 y⁴ y⁵5। तो हर एक टर्म में y की जो पावर है वो अलग अलग है। तो सिंपल यहाँ पे कॉम्बिनेशन को सोल्व करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और जो आंसर आएगा वही अपना फाइनल आंसर है। आगे कुछ कैलकुलेशन होगी नहीं, मतलब टर्म्स जितनी है उतनी ही रहेगी, आपस में सोल्व नहीं होगी। ओके, समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे ए एंड बी हमने क्या बोला था, रियल नंबर होना चाहिए, तो अभी रूट के 5 में भी हो सकते हैं, बिकॉज इरेशनल भी तो रियल ही है। सेम वैसे ही करना, ए की जगह यहाँ पे √5 है, बी की जगह √3 है और n इज इक्वल टू 4। तो ये क्या रहेगा, √5 प्लस √3 होल रेज टू 4, दिस इज इक्वल टू NC0 √5 रेज टू n मतलब 4, 4C0 √5 रेज टू 4 √3 रेज टू 0। आगे क्या करना, 4C1 √5 रेज टू 3 √3 रेज टू 1 प्लस 4C2 √5 रेज टू 2 √3 रेज टू 2 प्लस 4C3 √5 √3 रेज टू 3 प्लस 4C4 √5 रेज टू 0, लिखने की जरूरत नहीं, 4C4 भी लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट टर्म में √3 रेज टू 4 बन गया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो और कॉम्बिनेशन को सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बन रहा है। और ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, मतलब चांस है होने के। कैसे, यहाँ पे 5 रेज टू 2 है, तो √5 के ऊपर कोई रूट नहीं होगा, यहाँ पे 3 के ऊपर भी कोई रूट नहीं, यहाँ पे 3 रेज टू 4 है, तो इधर भी कोई रूट नहीं होगा, तो ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। इनफैक्ट ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि √3 की जो पावर है वो इवन है, √5 की पावर इवन है, यानी कि √3 एंड √5 की जहाँ पावर इवन है वहां पे वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद छोटा सा इस तरह का टर्म बनेगा, सिर्फ एक टर्म। ओके, श्रेया समझ आ रहा है ना अभी तक? हाँ सर। ओके, ये आपको होमवर्क में देता हूँ करने के लिए। एग्जाम्पल 4, इवेल्युएट √2 + 1 होल रेज़ टू 5 माइनस √2 - 1 होल रेज़ टू 5। वैसे करते हैं, मैं करके बताता हूँ एक बार क्या हो रहा है इधर, पता है? एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो डायरेक्टली ओपन करो इसको, 5C0
√2⁵ सर One- ऑड पावर कैंसिल होगी बी की। यस, ऑड पावर क्या? हाँ, ऑड पावर कैंसिल हो गई, बीच में माइनस है इसलिए ऑड पावर, अगर बीच में प्लस होता तो इवन पावर। ओके सोम, तुम्हारा हो गया क्या पहले ये? नहीं सर, मैंने यूट्यूब से किया था, पर ओके मतलब दूसरे क्लास का किया था। ठीक है। 1:0 -5c1 √2⁴। अब देखो यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1:0 1:1 1:2 वो लिखने की जरूरत नहीं, और ये प्लस आएगा माइनस में, प्लस 5c2 √2⁵ प्लस 5c3 √2⁵2 प्लस 5c2 √2 प्लस 5c1 2 3 4 और इधर 5c5 और √2⁵0। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन था। अभी सेकंड वाले का क्या एक्सपेंशन रहेगा? √2 -1⁵5। हमें पता है जब सेकंड टर्म माइनस होती है तो इवन प्लेस पे जो टर्म्स आएगी उनके आगे माइनस साइन लगेगा, लेकिन बार माइनस है। अच्छा, जो बार माइनस है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सेम टू सेम यही रहेगा, मतलब सेम टू सेम यही बनेगा जो ऊपर वाला बना, बिकॉज अंदर वैल्यू तो सेम है ना, सिर्फ साइन चेंज है। तो हमें पता है इवन प्लेस पे जो रहेगा उसके साइन चेंज होंगे, तो सेम यही लिखना। ये ऑड प्लेस पे मतलब फर्स्ट जो रहेगा वो एज इट इज, और जो सेकेंड प्लेस पे मतलब जो सेकेंड टर्म है उसका साइन चेंज हो गया। 5c1 √2⁴, ये प्लस √2⁵3 और ये माइनस -5c3 √2⁵2 प्लस 5c4 √2 -5c5, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो अंदर वाले जहां पे भी माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, और जहां पे प्लस है वो कैंसिल हो जाएंगे। जो प्लस है वो कैंसिल हो गया, जो प्लस है वो कैंसिल हो गया, और जो माइनस है वो 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 टाइम्स 5c1 √2⁴। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी यहाँ पे, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। आप देख सकते हो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो एक ये टर्म दूसरा ये टर्म ऐसा बना। ओके, 5c1 इज 5 √2⁴ इज 4 प्लस 5c3 is 5 into 4 upon 2 10 10 into 2 plus 5c5 is 1 ऐसा 1, यानी कि 2 टाइम्स 20 + 20 + 1 41, मतलब 82 इसका आंसर है। ओके, अच्छा, और कहाँ पे यूज होता बाइनोमियल थ्योरम का? उसमें से एक ये एग्जांपल है कि हम कहाँ पे मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम को यूज ले सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए, है ना, जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टफ होती है बिना बाइनोमियल थ्योरम के। वहां पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.02⁵5 करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 2.02, तो इसको लिख सकता हूँ 2 + 0.02⁵5। जैसे ही ऐसे लिखा आपको समझ आ गया होगा ये बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट बन गया। कैसे? यहाँ पे ए की जगह 2 है, बी की जगह 0.02 है और एन की जगह 5 है, राइट ना। कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको? इसको ऐसे एक्सपेंड करना, वही तरीका NC0 a⁴n b⁴0। सो ये बन रहा 5⁵0 2⁵5 and 0.0⁵0, then 5c1 plus 5c1 2⁴ 0.02⁵1 plus 5c2 2⁵3 0.02⁵2 plus 5c3 2⁵2 0.02⁵3 plus 5c4 2 0.02⁴, लास्ट में 5c5 2 तो चला गया 0.02⁵5 ऐसे हुआ। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन देखो अभी हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही चाहिए, तो वो टर्म्स को सोल्व नहीं करना है जहां पे 4 डेसिमल से ज्यादा है, मतलब 5 तक ले सकते हैं, ताकि 10 से ज्यादा बनेंगे तो वो जो भी साथ में रहेगा वो 4th टर्म में ऐड हो जाएगा। तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक सोल्व करना है, इसके बाद के अगर कोई बन रहे हैं तो उनको हटा देना, वो देखने की जरूरत नहीं। ओके, 5c0 1 2⁵5 कितना 32 हाँ यस, ये वाला 32 बन गया, प्लस
अब आपको हमें इतना तो यहाँ से भी देख के पता चल रहा है कि सिंपल 2 होता ना तो 2⁵ 30 है, लेकिन 2.02 है, इसका मतलब 32 में थोड़ा सा तो कुछ ऐड हो गई। ओके, लेकिन 32 में बहुत कम ऐड होगा, बिकॉज यहाँ पे 0.02 ऐड हो रहा है ना साथ में। तो हम पता है जो 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है, 0 से 1 के बीच में, उनकी जितनी ज्यादा पावर लेती है वो और कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो 32.02 से भी लेस आएगा, यानी कि 000 समथिंग आएगा। इतने ज्यादा जीरो नहीं, वो डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे है कि जितना 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लेते हो उसकी जितनी ज्यादा पावर लेंगे वो उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं क्या बन रहा है। 5c1 is 5, 2⁴ is 16 into 0.02 plus 5c2 is 10, this is 8 into 0.0002 plus 5c3 is again 10 into 4 into 0.1234 into 8 और यहाँ पे ये 4 आएगा plus 5c4 is 5, 5 into 2 is 10, 10 into this is 0.000000 16, यस। और इधर ये क्या बन रहा है उसको छोड़ो क्या बन रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए इंटू 10 होगा तो ये डेसिमल यहाँ पे आएगा, ये डेसिमल यहाँ पे आया, तो इसके बाद 5 जीरो दिख रहे हैं, तो इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही जाना है। कि 5 तक ठीक है, अगर 5 तक 5 तक अगर वैल्यू आ जाती है तब तक उसको सोल्व करना है, लेकिन 5 तक तो यहाँ पे 0 उसके बाद 16 है, हटा सकते हैं क्योंकि वो ऐड होंगे तो भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे बाद में, तो उनको वैसे भी रिमूव करना है। ओके, बाकी को सिंप्लीफाई करते हैं। 32 प्लस 80 0 16 16 1.6। ओके, हाँ क्या 80.2 1.6, यस 1.6 आ रहा है। ओके ओके ओके, देखो अगर किसी नंबर की जितनी ज्यादा पावर लेंगे वो उतना ही छोटा होगा, लेकिन वो उसके लिए सिंगल टर्म के लिए, अगर वो नंबर 0 से 1 के बीच में है तो उसकी जितनी ज्यादा पावर लेंगे वो उतना ही छोटा हो जाएगा, लेकिन ये इसके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी टर्म्स है ना जो ऐड होगी, और जितना ज्यादा नंबर होगा उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी, कम कैसे होगा? क्योंकि भाई ये 2.02 है ना, ये 0.02 नहीं है, सिंपली 0.02 होल रेज़ टू 5 होता तो कम होता, ये तो 1 से ग्रेटर है ना, 2.02 है। श्रेया समझा क्या तुम्हें? ये करेक्ट करना, हाँ सर। ये 2.02 है विच इज ग्रेटर देन 1, 0 और 1 के बीच में नहीं है, तो ये 32 से ज्यादा ही आएगा, और 32 से काफी ज्यादा। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर 2.5 होता है तो ये 6.25 होता है स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर 6.25, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 4 और 4 से जस्ट ग्रेटर होगा 4.5 समथिंग, नहीं ना। ओके, ये बन रहा 1.6, ठीक है, प्लस इधर ये 0 हटा के डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये बन रहा 0.004 इंटू 8 032, यानी कि 0.032 प्लस इधर बन रहा है अच्छा 4, 8 इंटू 4 32, ये अगर 0 हटाऊं तो डेसिमल यहाँ पे आएगा, इसके बाद बनेगा 0.000 नहीं 0.00032, ओके 0.00032 ऐसा बना, ठीक है, ऐड करो हो गया 33.63232, ये आंसर है। ओके, ऐसे सोल्व करना होता है, मतलब ये एक यूज है बाइनोमियल थ्योरम का। जैसे आप सोच रहे होंगे कि इतना किया, इतना लंबा किया, इससे बेटर 2.02 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो जल्दी हो जाता, ठीक है 2.02 को जल्दी मल्टीप्लाई करते हो जाता, लेकिन क्या होता जब मैं ऐसा देता 2.02 होल रेज़ टू 10, उस केस में बाइनोमियल से जल्दी होता है। ओके, एक क्वेश्चन ऐसा भी, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एक्सपेंड नहीं करना है इसको, बिना एक्सपेंड किए बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो विच सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा मैंने ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा, वैसे आपको समझ आएगा एक के बारे में। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो ना सिर्फ कोफिशिएंट को, तो इधर है 1,
इधर है 5, इधर है 10, इधर है 10 और इधर 5, इधर 1। ऐसा लग रहा है ये पास्कल ट्राइंगल के, क्यों क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? जैसे देखो ना, स्टार्टिंग में 1 है, लास्ट में 1 है, और आर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंडिंग सेम आ रही है। टर्म टर्म इन द सेंस की सिर्फ कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, टर्म तो नहीं आएगी ऑब्वियसली। जैसे 1, 5, 10, 10, 5, 1, तो स्टार्टिंग में भी 1 1 है, और फिर आर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड आर्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग, जैसे सेकंड टर्म 5 5, थर्ड टर्म 10 10। और ऐसे पास्कल ट्राइंगल बना के भी देख सकते हो। वैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि होल पावर 5 के लिए इसी तरह के कोएफिशिएंट आते हैं। मतलब ये 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 है। से 1 1 1, 1 2 1, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1, और ये आएगा 1 5 10 10 5 1। ओके, अच्छा ये इतना सा दिखा पहले तो। फिर ऐसा लग रहा है 2x माइनस 1 होल रेज़ टू 5। अच्छा, पावर 5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक एक पावर कम हो रही है, एक एक पावर कम हो रही है, एक एक पावर कम हो रही है, और लास्ट में जाते जाते 0 हो गई, पावर है ही नहीं। और जो दूसरा टर्म है उसमें स्टार्टिंग में पावर 0 थी, फिर 1, फिर 2, एक एक इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे a जो है ना वो 2x माइनस 1 है, और b 1 माइनस x है, एंड n इक्वल टू 5 है, बिकॉज हर एक टर्म में जो इनकी पावर का सम है वो 5 है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, ये इसका एक्सपेंशन है ना a प्लस बी होल रेज़ टू n का। ये जो क्वेश्चन में गिवन है वो a प्लस बी होल रेज़ टू n का एक्सपेंशन है। तो a प्लस बी होल रेज़ टू n एक्चुअल में है क्या? 2x माइनस 1 प्लस 1 माइनस x होल रेज़ टू 5 है। अच्छा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2x माइनस x इज x, x रेज़ टू 5। यस, दिस इज x रेज़ टू 5। ठीक है, जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज़ टू n। जनरल टर्म्स क्या होगी इसके a प्लस बी होल रेज़ टू n का? क्योंकि हमें पता ना एक सीक्वेंस देखा था हमने कि जो कोफिशिएंट है वो पास्कल ट्राइंगल्स के फॉर्म में आ रहे हैं, जिनको हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, NC0, NC1, NC2 इस तरह से। और जो हर एक टर्म में बाइनोमियल का एक्सपेंशन होगा कोफिशिएंट के अलावा, वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस जैसा बन रहा है कि जो फर्स्ट टर्म जिसका एक्सपेंशन करना है, एक मिनट, जिसका हमें एक्सपेंशन करना है उसका जो फर्स्ट टर्म होगा, यानी कि मैं ए की बात कर रहा हूँ, इसमें ए की जो पावर होगी वो n से स्टार्ट होगी और एक एक डिक्रीज होगी, b की पावर 0 से स्टार्ट होगी और एक एक इंक्रीज होगी। तो हर एक टर्म में एक प्रॉपर सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस हम यहाँ से बना सकते हैं। जैसे t1 क्या है, nc0 a रेज़ टू n b रेज़ टू 0 a प्लस b होल रेज़ टू n के एक्सपेंशन में ये ऐसा t1 मतलब टर्म 1, t2 मीन्स nc1 a रेज़ टू n माइनस 1 b रेज़ टू 1। अब आप एक बात नोटिस करोगे, यहाँ तक आते आते ये जो 1 है ना वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे फर्स्ट टर्म है यहाँ पे n माइनस 0 है, n माइनस 1, सेकेंड टर्म में n माइनस 1 है, थर्ड टर्म में n माइनस 2 है, और यहाँ पे जितनी पावर a में डिक्रीज हो रही है उतनी इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर मैं इसको a रेज़ टू n माइनस r लिखूँ तो इसको b रेज़ टू r लिखना है, जितनी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है उतनी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इन दोनों का कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, यहाँ का भी कोई प्रॉब्लम है? जैसे यहाँ पे b की जो पावर है ना, b की पावर इधर 0 है तो c के बेस में यहाँ पे 0 है, b पावर 1 है तो c के बेस में 1 है। यानी कि ये ऐसा बना ना, NCR a रेज़ टू n माइनस r b रेज़ टू r, ऐसा बना, आप देख सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि यहाँ पे t1 है ना, जो फर्स्ट टर्म है उसमें यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, इधर 0 से। जब t2 है सेकेंड टर्म तो यहाँ पे 1 1 1 है। यानी कि अगर इसको मैं tr प्लस 1 लिखूं ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं NCR a रेज़ टू n माइनस r b रेज़ टू r। सही है, समझा क्या? हाँ सर। ओके, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन को का जो जनरल टर्म है वो ये है, याद रखना है। और ये नेचुरल नंबर के लिए से, और r का वैल्यू 0 से n के बीच में रहेगा ऑब्वियसली। अगर n का वैल्यू 5 है तो हम 7th टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, 8th टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं? ओके, अच्छा, ये 4.2 में कुछ क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, आपको मार्क करके रखना कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं आज होमवर्क में, कौन कौन से रहेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट, ओके, इन चारों का फर्स्ट, फिफ्थ का भी फर्स्ट, सिक्स का फर्स्ट, सेवंथ का फर्स्ट, एंड एट्थ, बस एट्थ, सेवन तक सबका फर्स्ट, एंड एट्थ, 9 10 में
ठीक है, आप चाहो तो फोर्थ को भी मतलब हटा सकते हो, अगर आपको समझ आया अच्छे से, प्रैक्टिस हो सकती है तो ठीक है, फोर्थ मत करना क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही है। इधर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और इधर बोला जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो प्रूव करो कि ऐसा होता है। ठीक है, तो 1 2 3 5 6 7 इन सबके फर्स्ट एंड एट्थ वाला। अच्छा, अब बात करते हैं मिडल टर्म या टर्म्स। डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है, क्योंकि एक से ज्यादा मिडल टर्म्स भी हो सकते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज़ टू n। अच्छा, एक से ज्यादा मिडल टर्म कैसे हो सकती है? जैसे अगर मैंने ये लिखा है x स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, इसमें टोटल 3 टर्म है तो मिडल टर्म ये वाली है। मिडल टर्म का मतलब कि स्टार्ट जो फर्स्ट टर्म है ना, जो मिडल टर्म होगी ना उससे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म सेम डिस्टेंस पे होगी। सेम डिस्टेंस मतलब नंबर ऑफ टर्म्स उतनी इधर से कवर करनी पड़ेगी जितनी इधर से। देखो ना यहाँ पे इससे लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखें एक्स वाई से तो ये फर्स्ट टर्म है, राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट टर्म है, इसलिए ये मिडल टर्म है। लेकिन क्या होगा अगर इस तरह का फॉर्म बन गया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ पे कौन सा मिडल? मिडल में तो ये है जहाँ पे कोई टर्म ही नहीं, क्योंकि अगर मिडल में इसको लूंगा तो इधर नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, लेकिन यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो हम ये दोनों टर्म को मिडल टर्म कंसिडर करें। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल में सीखते हैं इसके बारे में। इफ a प्लस बी होल रेज टू n इन a प्लस बी होल रेज टू n इफ n इज इवन, ओके, जो इंडेक्स है यानी कि जो होल पावर है वो अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज ऑड। यस, एक ज्यादा टर्म्स होती है। जैसे अगर a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 होता है, a प्लस बी होल रेज टू 3 करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 होते हैं, तो एक ज्यादा होती है। यानी कि अगर इंडेक्स ऑड है, इंडेक्स इवन है, इंडेक्स अगर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होगी वो ऑड होगी, और अगर इंडेक्स ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। यानी कि जब n इवन है तब मिडल टर्म्स n प्लस 2/2, या फिर ऐसे बोल सकते हैं n प्लस 2 प्लस 1th टर्म होगी। ओके, श्रेया ये समझा क्या, या फिर एग्जांपल लेके करें इसको? समझा। शर्त की, अगर पावर इवन है, सपोज मैं इवन पावर अगर लेता हूँ तो क्या बनेंगे? a प्लस बी होल रेज टू 4 लेते हैं। अच्छा, a प्लस बी होल स्क्वायर भी ले लेते हैं, ये हो रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर पावर 4 होगी तो ये होगा a रेज टू 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 4 क्या बनेगा ये 4 इंटू 3/2 यानी कि 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b रेज टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है? ऑड बन रही है, ऑड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें जो मिडल टर्म होगा कैसे फाइंड करेंगे? जैसे यहाँ पे n इवन लिया ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड बन रही है, n प्लस n/2 प्लस 1। रॉन्ग है ये, n प्लस 1/2 करो इसको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इवन है। अच्छा हाँ, n इवन है ना, तो हमें क्या करना है? n प्लस 2/2 करना। ओके ओके, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं देख रहे हम, n के फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं, यानी कि इंडेक्स के फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं। तो ये होगा a प्लस बी, जैसे यहाँ पे पावर 2 है, इधर पावर 2 है तो ये होगा 2 प्लस 2/2 यानी कि सेकेंड टर्म जो होगी इसमें मिडल होगी, और अगर इधर पावर 4 है तो ये होगा 4 प्लस 2/2 यानी कि 3, थर्ड टर्म जो होगी वो मिडल होगी। भाई जनरली क्या करते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, राइट ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो मिडल टर्म होता है n प्लस 1/2। ओके, 1 यहाँ पे न्यूमरेटर में अलग नहीं, n प्लस 1/2। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो 3 प्लस 1/2 यानी कि 4/2 मतलब सेकेंड टर्म। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो होगा n प्लस 1/2 यानी कि 5 प्लस 1/2 मतलब 3, थर्ड टर्म मिडिल टर्म। लेकिन हमें पता नहीं नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो पावर n-1 होगी, एक कम होगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे पावर को n लो ना तो ये इस तरह का बनेगा n प्लस 2/2 टर्म। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना।
ओके श्रेया, समझा ना तुझे? हाँ सर। ठीक है, अगर a प्लस बी होल रेज टू n, in a plus b whole raised to n is odd, then number of terms in expansion is even. So यहाँ पे दो मिडल टर्म होगी n प्लस वन अपॉन टू एंड n प्लस थ्री अपॉन टू। ऐसे एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हो। ठीक है, याद रखना, अगर एक ही मिडल टर्म होगी तो n प्लस टू अपॉन टू, अगर दो होगी तो n प्लस वन अपॉन टू एंड n प्लस थ्री अपॉन टू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने फर्स्ट ये सेकेंड एक्सरसाइज के बाद दो कॉन्सेप्ट देखे, एक तो मिडल टर्म और दूसरा एक्सपेंशन, मतलब जनरल टर्म। अच्छा, जनरल टर्म की क्वेश्चन नहीं किया क्या? फिर ये गलत जगह डाल दिया, एक मिनट है। ओके, ये एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस पहले है और उसके बाद जनरल टर्म एंड मिडल टर्म है। जनरल टर्म एंड मिडल टर्म के ये क्वेश्चन 4.3 में। अच्छा, जो 4.1 है वो मैथमेटिकल इंडक्शन है। 4.2 से स्टार्ट होता है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मतलब कि एग्जांपल करते हैं ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा। सो फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। जैसे फिफ्थ टर्म का बोला मतलब जनरल फॉर्म दिमाग में आना चाहिए। बाइनोमियल का जनरल फॉर्म ऐसा होता है, a प्लस बी होल रेज टू n, अगर ऐसा है इसका जनरल टर्म होगा NCR। अच्छा, जनरल टर्म में भी मतलब क्या, NCR ये सब क्या है, Tn+1, Tn+1 इज इक्वल टू NCR a रेज टू n, a रेज टू n माइनस r b रेज टू r। ओके, ये जनरल टर्म है। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना, फिफ्थ टर्म। इसका मतलब n की जगह हम 4 पुट करेंगे, सही ना श्रेया? हाँ सर। नहीं रे, यहाँ पे आर 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 सॉरी, आर की जगह हम 4 पुट करेंगे, तब ये बनेगा T5 यानी कि फिफ्थ टर्म। और n की जगह तो 8 है, 8C4। ओके, n की जगह 4 पुट कर, 8C4 2x स्क्वायर रेज टू 4 एंड 3 अपॉन 2x रेज टू 8 माइनस 4। नहीं, इधर 4 और इधर 8 माइनस 4, तो 8C4 कितना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू दिस इज 2 रेज टू 4 इंटू x रेज टू 8 इंटू 3 रेज टू 4 अपॉन 2 रेज टू 4 इंटू x रेज टू 4, ऐसा बना। ठीक है, 8 4 2 ये गए, ये 2 टाइम्स गए। अच्छा, ये 2 रेज टू 4 और इधर भी 2 रेज टू 4, अच्छा ये भी कैंसिल आउट हो गया। इधर 3 रेज टू 4 81, 81 इंटू 7 इंटू 10। ओके, 2 इंटू 5 10 इंटू 7 इंटू 81, कितना बन रहा है 81 इंटू 7 567 इंटू 10, तो 5670। और ये x रेज टू 8 अपॉन x रेज टू 4 इज x रेज टू 4, ये है। दिस इज फिफ्थ टर्म। ठीक है श्रेया, सही क्या ना? हाँ सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। यहाँ पे n ऑड है श्रेया, जब n ऑड होगा तो मिडल टर्म्स कितने होंगे, एक क्या दो? दो। दो होंगे, कौन से होंगे, n प्लस वन प्लस अपॉन 2 1/2 n प्लस 3/2। 3/2। अच्छा, तो मिडल टर्म कैसे फाइंड करेंगे इसका, n की जगह यहाँ पे है 9, तो 9 प्लस वन अपॉन 2 यानी कि एक तो फिफ्थ टर्म हो रहा और दूसरा सिक्स्थ टर्म हो रहा। श्रेया, अगर आपको ये याद नहीं रहता, मतलब कभी किसी टाइम अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता तो क्या करना है, 9 पावर में 9 है, इसका मतलब टोटल 10 टर्म्स है। 10 टर्म्स है, इसका मतलब कि एक तो 10/2 होगा और दूसरा 10/2 प्लस 1 होगा, समझे क्या? हाँ सर। फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो बस टी आर प्लस वन फाइंड करना आपको। क्या होता है, NCR a रेज टू n माइनस आर b रेज टू r। फिफ्थ टर्म मतलब r की जगह 4, सो r की जगह 4 पुट करना पहले, ये बनेगा T5 इक्वल टू n की जगह 9, 9C4 2x रेज टू 9 माइनस 4 विच इज 5 एंड -1/4x होल रेज टू 4।
अच्छा 9 से 4 कितना, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 नहीं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 मिनट 9 से 4 को मैं 9 से 5 भी लिख सकता हूँ ना, हाँ 5 आएगा ना नीचे, 5 से स्टार्ट होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। और इंटू 2 रेस टू 5 इंटू 4 रेस टू 4 है ना, इसको मैं 2 रेस टू 8 लिख रहा हूँ, ये वाला इधर 4 रेस टू 4 को 2 रेस टू 8 और 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 माइनस का प्लस हो जाएगा और इधर एक्स रेस टू 5, ठीक है। ये 4 इंटू 2 8, ये 2 टाइम्स, ऐसा कैसे हो रहा है, रॉन्ग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल वो पूरा चला गया और 9 माइनस 4, अच्छा ये 5 नहीं आएगा, ओके ये 5 नहीं आएगा ना, सही ना श्रेया, ये 5 थोड़ी ना आएगा। हाँ सही कर रहे हैं क्या, 9 से 5 क्या होता है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो 4 फैक्टोरियल, ये 5 नहीं आएगा। जैसे याद रखना जो भी कॉम्बिनेशन का इस तरह का होता है ना एनसीआर का फॉर्म, वो पूरा पूरा सिंप्लीफाई होके एक इंटीजर आता है, अगर इंटीजर नहीं आ रहा मतलब आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है और न्यूमरेटर में कुछ ऐसा है नहीं जो 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब मिस्टेक हुआ, ये पूरा कैंसिल होता है चाहे आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो एनसीआर का। अच्छा ये कितना बन रहा है, 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 2, अच्छा 2 को तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, ये 2 रेस टू 5 इंटू 2 तो 2 रेस टू 6, तो डिनोमिनेटर में बनना 2 रेस टू 2 यानी कि 4, डिनोमिनेटर में 4 है, 63 अपॉन 4 इंटू एक्स मतलब 63 एक्स अपॉन 4, ये आंसर है, ये 5th टर्म है। और इसी तरह से 6th टर्म फाइंड कर सकते हो आर इक्वल टू 5 पुट करके, वो नहीं कर रहा हूं मैं ना। अच्छा एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब क्या लग रहा है ए की जगह रूट एक्स है, बी की जगह एक्स स्क्वायर है, तो वो कौन सा टर्म है जो एक्स से इंडिपेंडेंट है, वही होता क्या है, फर्स्ट टर्म में स्टार्टिंग में मैक्सिमम पावर किससे शुरू होता है, यानी कि ये रूट एक्स रेज टू 10 से स्टार्ट होगा, इसकी पावर डिक्रीज होगी और इसकी पावर इंक्रीज होगी, अभी ये डिक्रीज हो रहा है 10 नहीं एक्स, रूट एक्स रेज टू 10 से स्टार्ट होगा और एक एक पावर डिक्रीज होगी, और यहाँ पे सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, यानी कि फर्स्ट टर्म डिक्रीज हो रहा है सेकंड टर्म इंक्रीज हो रहा है, तो एक ऐसा टाइम आ सकता है ना कि दोनों की पावर सेम हो गई और आपस में कैंसिल हो गई, और जब x का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ x रहेगा, तो हमें इन जनरल देखना विदाउट एक्सपेंशन कि इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सा, भाई एक्सपेंशन करेंगे तो आप समझ सकते हो कि कितना भयंकर कैलकुलेशन होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 बनेगी, फिर कैलकुलेट करके देखेंगे कि किसमें टर्म x का टर्म कैंसिल हो रहा है किसमें नहीं हो रहा, उस मेथड से नहीं करेंगे जनरल। थर्ड टर्म, कैसे, हाँ सर थर्ड टर्म। कैसे, सर अगर b की पावर अगर 1 होगी तो रूट एक्स की पावर 4 होनी चाहिए ना, तो ही कैंसिल होगा, तो वैसे रूट एक्स की पावर 8 होगी थर्ड टर्म में और की वैल्यू b की पावर 2 होगी, तो कैंसिल हो जाएगा रूट एक्स और x। अगर थर्ड टर्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 एक्स रेस टू 6 डिनोमिनेटर में, ठीक है, थर्ड टर्म में 2 आएगा मतलब 4 रहेगा, और इधर थर्ड टर्म में कितना रहेगा, थर्ड टर्म में 10 9 8 रहेगा, यस 4, हाँ थर्ड टर्म में ही रहेगा, ठीक है ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मेथड बता देता हूँ, प्रॉपर मेथड क्या, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर, ऐसा होता है किसमें, ए प्लस बी होल रेस टू एन के एक्सपेंशन में, ठीक है, किसी भी टर्म के बारे में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो आर की जगह आर ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वही तो पता करना है कि कौन सी टर्म है, आर ही पता करना है, एन की जगह यहाँ पे है 10, 10 सी आर, ए की जगह रूट एक्स और उसके पावर में एन माइनस आर यानी कि 10 माइनस आर, और इधर -2 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू आर, राइट ना,
अब देखो, अगर हमें ये पता करना हो कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन के मतलब दो मीनिंग हो सकते हैं। वो एमसीक्यू में ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन में क्या गिवन है। अगर सिर्फ इतना पूछा है कि कौन सी टर्म है, मतलब कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कौन सी टर्म है, सिर्फ इतना से पूछा है, तब ये लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डायरेक्टली हम क्या करेंगे, रूट एक्स रेज टू 10 - r 1/x² रेज टू r, सिंपल। इसको कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं कि r की वैल्यू क्या है। लेकिन अगर एक्चुअल में ये पूछा कि वो टर्म है कितनी, तो हमें ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो वो पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ। ये है 10c r, इधर ये रूट एक्स है ना, इसको मैं x पावर 10 - r/2 लिख सकता हूँ। यस, और -2 रेज टू r है, उसको साइड में कर रहे हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। -2 रेज टू r साइड में, और इधर ये बन रहा है 1 मतलब डिनोमिनेटर में x रेज टू r/2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनेगा x रेज टू 10 - r/2 -r/2। पता -r/2 क्यों किया, ऊपर गया तो पावर नेगेटिव माइनस हो गया। ठीक है, अब हमें x से इंडिपेंडेंट करना है, इसका मतलब ये पावर में जो कुछ भी है ना वो 0 होना चाहिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन रहा 10 - 2r/2। ओके, 10 - r - r यानी 2r/2, यानी कि 5 - r, ये 0 होना चाहिए, तो r = 5 बन रहा है। ऐसा कैसे, r = 5 बन रहा है। अगर 5 होगा तो इधर 5/2 और इधर 5, अरे दिस इज नॉट r/2, ये 2r है, ये 2r। ओके, ये ऐसा बनेगा x रेज टू, ओके इसको साथ साथ में लिख रहा हूँ ताकि हमें टर्म फाइंड करने में इजी रहेगा। 10c r -2 रेज टू r इंटू x रेज टू 10 - r/2 -2r। ठीक है, तो x से इंडिपेंडेंट मतलब इसको 0 करना है। जो पावर है x की पावर, वो अगर 0 होगी तो x रहेगा ही नहीं। सो 10 - r/2 -2r इज इक्वल टू 0, यानी कि ये बन रहा 5 -r/2 -2r इज -5r/2 इक्वल टू 0। सो 5 कैंसिल हो गया, 0 में चला गया, 1 इक्वल टू r/2। सो r इक्वल टू 2, r का वैल्यू 2 आ रहा, r का वैल्यू 2 मतलब थर्ड टर्म। ओके, और इधर r की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो कोफिशिएंट क्या आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली इसको 0 करके r का वैल्यू फाइंड किया है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जो अपना थर्ड टर्म आएगा वो एक्चुअल में आएगा 10c2 -2 रेज टू 2, यानी कि ये बन रहा 10 × 5/2 मतलब 25, 10 × 9/2 मतलब 45 × 4 कितना हो रहा 180। आंसर है 180। श्रेया समझा क्या तुम, लॉजिक समझा क्या करना है? हाँ सर। ओके, श्रेया तुम्हारा हो गया क्या ये, या फिर फर्स्ट टाइम सीख रहे हो? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। ओके, बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शन। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस करने ना। ओके, फिर ये कल करते हैं, ना ये वाला कल करते हैं। आज होमवर्क दे देता हूँ इसमें से 4.3 से। फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट सेकेंड, थर्ड का फर्स्ट सेकेंड, फोर्थ का फर्स्ट सेकेंड, एंड 5 6। देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन करते टाइम थोड़ी डिफिकल्टी लगती है, मतलब कि एकदम फ्लो में नहीं हो रहा, तो आप एक ही क्वेश्चन और ऐड कर सकते हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बट ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए इतना यहां से इतना ही दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन करेंगे तो भी बहुत है। ओके, ठीक है, फिर डाउट डिस्कस करते हैं। अभी यूट्यूब लाइव स्टॉप कर रहा हूँ।